अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और ऐसे में बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ़ मुल्कों से वहाँ पर जमा हुए और काफ़ी ज़्यादा दुख का इजहार भी उनकी जानिब से किया गया। लेकिन इस सारे सिनेरियो के बीच सदर ट्रंप की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि वो अगर चाहें तो वो सब कुछ तबाह कर सकते हैं और इस किस्म का बयान जो उनका जारी हुआ, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है कि क्या सदर ट्रंप अब भी ईरान पर हमले का इरादा रखते हैं या सिर्फ अपने ताकत का मुजाहरा करने के लिए उन्होंने ये बयान जारी किया है। इस पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या वजूहात हो सकती हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे बाबर आजम टेस्ट मैचेस के लिए कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। इसके पीछे जो अवाम की तवक्कुआत हैं उनसे क्या वो पूरी हो सकेंगी और ये जो तब्दीली सामने आई है कप्तान की, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उन वजूहात को भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान तुर्किया का बाहमी तिजारत के हवाले से ताबुन पर गौर जो है वो किया जा रहा है और कई शोबों पर इन्वेस्टमेंट का इरादा जो है तुर्किया रखता है। इसके बाद पाकिस्तान मुआशी लिहाज से क्या फ़ायदे ले सकता है, इस सारे मामले को प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। लाखों की तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की, लेकिन इस बीच हमने देखा कि पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से धमकी दी गई थी। अब सदर ट्रंप की जानिब से भी एक हैरत अंगेज़ स्टेटमेंट जारी की गई है। उनकी जानिब से कहा गया कि वो चाहते तो तमाम अफराद को जो कि मुख्तलिफ इज्तिमात में या नमाज जनाजा में शरीक है उनको तबाह कर सकते थे। इस स्टेटमेंट से क्या मुराद ली जा सकती है? इसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स भी रेज़ हो रही हैं, क्या वजूहात है इसके पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या लगता है आपको सदर ट्रंप की जानिब से ये स्टेटमेंट क्यों जारी की गई, वो भी इस मौके पर जब नमाज जनाजा अदा की जा रही थी शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब की? क्या मुराद है इससे, क्या समझते हैं, आपको क्या वजूहात नज़र आती हैं? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ट्रम्प को समझना काफ़ी मुश्किल काम है। अभी एक बड़े स्कॉलर हैं यूके के, बैरी बिजान, उनसे किसी ने पूछा जब ट्रम्प की सेकंड टर्म शुरू हुई थी कि क्या ख्याल है इनके बारे में, कहा जी आई कैन नॉट कमेंट, ही हार्डली अनप्रेडिक्टेबल। उन्होंने खैर बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो आई थिंक इट इज़ द सेम रिटोरिक जो हम पहले बात करते रहे इस पोस्ट ट्रूथ एरा में, नॉन सीरियस आप कह लें जो एटीट्यूड हैं डिजिटल डिप्लोमेसी के। क्योंकि आपने देखा है कि इंडिया भारत पाकिस्तान भारत काके में भी ये चीज़ें चलती रही हैं। इसी तरीके से ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो लड़ाई हुई है, तो ये आई थिंक एक तो मिक्स सिग्नलिंग है। दूसरा अगर देखें बड़े इश्यूज तय हो चुके हैं, टॉक्स ऑलरेडी चल रही हैं। इसमें आई थिंक दूसरा बड़ा दौर हो गया स्विट्जरलैंड में, टेक्निकल टॉक्स भी चल रही हैं। एंड बाय एंड लार्ज जो रीजन है, अभी आप देखें जो सैयद अली ख़ामनाई साहब का जनाजा था उस पर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन थी। सऊदी अरेबिया से लोग आए, बड़ा आई थिंक प्लेजेंटली सरप्राइज थी पूरी दुनिया। पाकिस्तान से एक बड़ा वक्त गया है, चाइना रशियन फेडरेशन थी, उसके अलावा आई थिंक सेंट्रल एशिया देश में, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका है, इवन साउथ अमेरिका से। तो ये आई थिंक दुनिया ने इजहार किया सॉलिडारिटी का ईरान के साथ। इस दौरान अगर आप इस तरीके से एक मुकम्मल सा ट्वीट करते हैं तो मेरे ख्याल में तो इसकी कोई तुक नहीं बनती, बिकॉज इस वक्त कोशिश होनी चाहिए कि दो बड़े इशूज हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का कि खुलने की जो भी टेक्निकलिटीज हैं और दूसरा यूरेनियम की खरीदगी एंड देन पीस इन द रीजन, इस पर फोकस होना चाहिए। चूंकि नेतन्याहू को भी शायद इनवाइट किया गया, आई डोंट नो कि वो पहुंच चुका है या अभी रास्ते में है, तो ये भी हो सकता है कि ज़ायनिस्ट लॉबी को खुश करने के लिए इस तरीके से स्टेटमेंट दिया जाए। और इस मौके पर जब जनाजा हो रहा है किसी का और एक पूरी कौम जो है गमजदा है। ब्रिगेडियर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं दुनिया की जो इस वक्त वाहिद सुपर पावर है उसके सरबराह हैं, और फिर इस मौके पे इस तरह की बात करना, और ये भी उनका कहना है कि अवाम को शहीद जो हैं उनके सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई, उनके जनाजे पे इस तरह से रोता देखकर हैरत हुई, क्योंकि वो तो ये समझते थे कि वहाँ पे रिजीम चेंज जो है हो जाएगी आराम से, क्योंकि ईरानी उनसे नफ़रत करते हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये जो सूरत हाल है, क्या इस सूरत हाल ने उन्हें बिल्कुल बुखला दिया है, या सिर्फ जैसे आपने खुद कहा कि ज़ायनिस्ट वेब या ज़ायनिस्ट लॉबी को खुश करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इसमें तीन चीज़ें हैं, मतलब दो तो आपने मेंशन किया कि दोनों हो सकती हैं। एक तो ये ज़ायनिस्ट लॉबी है, और नंबर टू जो अगर वो उसी ट्वीट में कह रहे हैं कि पूरी कौम बाहर निकली है और वही सरप्राइज, तो इसका मतलब फिर आपकी तो सारी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन गलत है ना, फिर आपके प्रमाइज ही गलत है। हम शुरू से कह रहे हैं लड़ाई जब शुरू हुई तो स्ट्रेटेजिक प्रमाइज होता है या एक स्ट्रेटेजिक असेसमेंट होती है, इसमें हर चीज़ आती है।
मिलिट्री स्ट्रेंथ है, कौम का मोराल है, लीडरशिप है, जोग्राफी वगैरह स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो फिर तो आपकी रीडिंग गलत थी। आपने ही फरमाया कि जी स्टेट ऑफ हॉर्मज जब उन्होंने बंद किया, एक बार सरप्राइज, कैसे एक अमेरिकन प्रेसिडेंट कैसे सरप्राइज हो सकता था? ये चीज़ 1996 से डिस्कस हो रही। आई हैव सीन सम स्टडीज यूएसए वॉर कॉलेज की, जिसमें 1996 में वॉर गेम हुई थी कि जी 2017 और 25 के दरमियान लड़ाई होगी, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मज बंद करेगा, लिखा हुआ थी। ये शायद एक कप्तान को ही पता होगा। तो मेरे ख्याल में इसमें ये दो चीजें डेफिनेटली हैं। और तीसरी आई थिंक जो लोग कह रहे हैं कि शायद अभी बंदा क्या कमेंट करे कि कोई आई थिंक इज गॉन bewildered बिकॉज ऑफ हिज एज, और उनको शायद पता नहीं होता वो क्या कह रहे हैं। सो दिस ऑल थ्री आर वेरी सर लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप वाकई ही फिर ईरान पे हमला करना चाहते थे? तो क्या ये है कि उनको किसी ने रोक दिया? ये देखिए वही है वो पंजाबी में कि मेरी लत तोड़े पे, बेसिकली तो सेम थिंग जो इंडिया हमारे साथ कर रहे थे कि इतनी कुटाई हुई है 1 साल से, और अभी तक उनका जो है जी नहीं भरा। सेम इज ट्रू विद इंडिया। सर असल में उनका सुपर पावर वाला जो एक नैरेटिव था अमेरिका का, वो भी अब काफी ज्यादा लोगों ने देख लिया कि एज ए सुपर पावर भी वो ईरान से शिकस्त खा चुके हैं। तो ये भी एक वजह, शायद इस वजह से भी थोड़ा सा ऑप्टिक्स के लिए वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इससे जो अगली बात है वो ये है कि रूस ने जो ये कहा, एक बार फिर कहा कि वो ईरान के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक जो शराकतदारी है वो जारी रखेगा, और जंग ख़त्म होने के बाद रूस और ईरान के जो ये बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं इसको किस नज़र से देखते हैं? और साथ ही साथ पाकिस्तान भी सर डट के ईरान के साथ खड़ा है, अपने जो इस्लामी भाई हैं उनके साथ खड़ा है। और जिस तरह से इन्होंने, आपने जिक्र भी किया कि इतना बड़ा वफद भी वहाँ शामिल हुआ, तो इस सारी सूरत हाल पे सर आपकी क्या राय है? आई थिंक तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं इस लड़ाई के साथ। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो हमेशा लड़ाई में देखें वॉर से पहले प्लानिंग होती है, प्रेमाइजेज होती है, स्ट्रेटेजिक असेसमेंट होती है बड़े लेवल पे कि ये होगा और ये हम अचीव करेंगे। और वॉर के बाद एक पूरी डिफरेंट सिचुएशन सामने आती है, या तो फिर आप प्रिवेल करते हैं या लेट्स स्टेलमेट हो जाता है या आप हार जाते हैं। तो जो अमेरिका को आई थिंक अभी असेसमेंट सही तरह नहीं है पूरी लोगों को, कि बहुत बड़ी आई थिंक दिस इज अ ह्यूज डिफीट, बिकॉज एक मिडिल पावर ने आपको टेक ऑन किया और आपके साथ देखिए पूरा जो है रीजन भी था और किसी हद तक इजराइल बिल्कुल साथ शामिल थे। तो 2 बड़ी पावर ने हमला किया, एक मिडिल पावर, और कोई कंपैरिजन नहीं था उसमें। अगर ये कहते हैं स्टेलमेट भी हुआ तो फिर भी बड़ी पावर की शिकस्त है, ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डेंट है। और इसी की वजह से आई थिंक जो रशियन फेडरेशन ने बात की है कि और वो बड़े पक्के लोग हैं अभी, आई थिंक उनके शायद वाइस प्रेसिडेंट जो है दिमित्री मेदवेदेव, या शायद उनको भी स्पेशल आई थिंक स्पेशल सीनियर मिनिस्टर कहा जाता है, वो थे जो लाइकली है कि पुतिन के बाद ही इज लाइकली टू बी नेक्स्ट प्रेसिडेंट, उनको तैयार भी किया जा रहा है। फिर पाकिस्तान की आपने बात की है, उसमें कोई शक नहीं है कि मेरे ख्याल में जो प्रेजेंटेशन की है पूरे जितने भी 198 ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और होलसम थी। पोलिटिकल लीडरशिप थी, मिलिट्री लीडरशिप थी, और फिर आपकी जो पार्लियामेंट है उसकी रिप्रेजेंटेशन है, अपोजिशन लीडरशिप, और फिर उलमा का वक्त था। और बाय एंड लार्ज आपने देखा कि पाकिस्तान की मीडिया ने जिस तरीके से इसको कवर किया है, तो ये आई थिंक शो करता है। शायद ईरान में भी अभी एक परसेप्शन बदल गई है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, और जो पहले दूरियां थी या के बीच में मिसपरसेप्शन थी वो दूर हुई, और ये आई थिंक बड़ा खुश आइंदा खित्ते। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि 11 जुलाई को जो खबरें आ रही हैं कि 11 जुलाई को मुज़ाकरात की टेबल पाकिस्तान में सजेगी, क्या आपके पास भी कोई ऐसी खबरें हैं? और अगर ऐसा ही है तो इसमें आप पाकिस्तान की कितनी कामयाबी देखते हैं? आई थिंक अभी जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि एक तरफ एक मिसपरसेप्शन क्रिएट की जा रही है, और दूसरी तरफ ये जो सिलेक्टिव लीग्स आती है, मैं तो भी आई बिलीव इन चीज़ों पे कि आपको याद होगा कि जब स्विट्जरलैंड में हो रहे थे मुज़ाकरात, उससे पहले भी बड़ी मिसपरसेप्शन थी, शायद नहीं होंगे, कोई डिस्टर्ब हो जाएगा, सबोटाज हो जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल में 80% चांसेस हैं कि जो तीसरा बड़ा दौर है, और शायद ये दौर बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, बिकॉज इसके अंदर जो मेजर इश्यूज हैं, जो प्रोग्रेस है उसका रिव्यू भी होगा अभी तक क्या हुआ है, और दूसरा जो है पाकिस्तान को दोबारा मेजबानी का मौका भी मिलेगा। एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू इंक्रीज द स्टेचर ऑफ पाकिस्तान इन कमिटी ऑफ नेशंस। अच्छा वकार खान साहब, ये बताइएगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से कोई नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके तहत चीन और जो दीगर दोस्त ममालिक पाकिस्तान भी शामिल है, इनके लिए खसूसी सहूलियात इनको फराहम की जाएंगी। इसको किस तरह से देख रहे हैं? कौन कौन से ममालिक जो हैं उनको ये खसूसी सहूलियात देंगे? कौन कौन से दोस्त ममालिक के नाम हो सकते हैं इसमें? पाकिस्तान और चीन का तो है।
आई थिंक जो अभी इस लड़ाई में जिस तरीके से जैसे एंगलिंग की है डिफरेंट कंट्री जो उनकी स्ट्रैटेजी या पॉलिसी रही है वो देखने की जरूरत है मेरे ख्याल में। इसमें मिडल ईस्ट में स्पेशली सऊदी अरेबिया, उसके बाद कतर, और फिर उसके बाद डेफिनेटली ओमान तो इट्स गोइंग टू बेसिकली पार्ट ऑफ जॉइंट मैकेनिज्म है। पाकिस्तान है, चाइना है, और उसमें फेडरेशन होगी, और बाकी इवन आई थिंक जहाँ जहाँ ईरान की दोस्तियाँ हैं वहाँ पे देर बी ईज, और शायद अगर कोई थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन होगी दैट विल बी मेनली जो जायनिस्ट अलग से ग्रुप है उनकी शिपिंग है, या उनसे कनेक्टेड कोई भी लोग हैं, मे बी इंडिया के ऊपर भी कुछ स्पेशल कंडीशन लगाई जाए। आई डोंट नो इसका प्रिसाइसली, लेकिन लग ही रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है मैकेनिज्म नजर आएगा। बाकी इस पे अमेरिका का ये जरूर रहा है जी कि फ्री होनी चाहिए और हम इसको कंट्रोल करेंगे, बट आई थिंक दैट विल बी विजिबल आफ्टर 11 जुलाई इंशाल्लाह जब यहाँ पे मैदान लगता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा ब्रिगेडियर साहब कि ये भी खबरें हैं कि अब मुज़ाकरात के नतीजे में ईरान पे जो पाबंदियां ख़त्म होने जा रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अब ईरानी तेल जब पाकिस्तान आएगा, क्योंकि पाबंदियां ख़त्म होंगी तो पाकिस्तान को भी तेल और गैस वहाँ से मिलेगा, तो वाकई ही यहाँ की आवाम को जब रिलीफ मिलेगा तो दोनों मुल्कों की दोस्ती जो है वो मज़ीद बेहतर होगी? आई थिंक सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होगा पूरे रीजन में दुनिया में वो पाकिस्तान पे होगा, और इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा, बिकॉज अभी देखें अभी पाइपलाइन भी रुकी हुई है, चाहे भारत को लेटर ऑन ज्वाइन करता नहीं करता, लेकिन अगर आप ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन को मुकम्मल कर लेते हैं तो बेशुमार उसमें पाकिस्तान को फायदे। ऑलरेडी ईरान बात कर चुका है कि जो ऑयल भी है वो कंसेशनल रेट से मिलेगा, फिर शिपिंग में साफ ज़रा कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए पाइपलाइन या ग्राउंड से आप मूव करते हैं। और दूसरा इसका इम्पैक्ट आने लगा है आई थिंक जो जॉइंट डेवलपमेंट है इलाके की। अभी भी आपने देखा कि एक फितनॉल हिंदुस्तान एक प्रेशर डाला हुआ है टेररिज्म का, उसको दोनों तरफ से कंट्रोल किया जाए, और ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा फिर इसका जब बलूचिस्तान स्टेबलाइज होता है दोनों तरफ, बिकॉज पाकिस्तान में भी ये इशू है तो वहाँ पे अटैक्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान की डेवलपमेंट जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट है उसके अंदर तो ब्रिगेडियर साहब, जाहिर है पाकिस्तान तो जाहिर डेवलप हो रहा है। अब थोड़ा सा ये भी बताइए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया का दौरा किया है, ये दौरा किस हद तक पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुआशी लिहाज से कुछ अहम फैसले किए गए हैं, इस बारे में भी रोशनी डालिएगा। जैसे एक तो एक कंटिन्यूटी है, और मेरे ख्याल में जो रिलेशनशिप है उसको हर दौर में हर लीडरशिप ने आगे भी बढ़ाया, इस पौधे की तैयारी की है, और ये इसके अंदर आई थिंक 3-4 चीज़ें थी। एक डेफिनेटली उन्होंने कहा कि टर्की की डेवलपमेंट, हमारी डेवलपमेंट है, फिर जॉइंट जो लेट्स से मैकेनिज्म बना हुआ है ऑलरेडी, स्पेशली फिर डिफेंस का जिक्र आया बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें जॉइंट प्रोडक्शन में जा रही हैं। दूसरा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे बिजनेस टू बिजनेस की कॉन्फ्रेंस हुई है, टर्की की इन्वेस्टमेंट भी तुर्की की यहाँ पे बढ़ेगी, और फिर पीपल टू पीपल है जो हमने खुद फील किया है कि पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, इस तरीके से भी तुर्की के लोग भी आपको नजर आएंगे यहाँ पे, स्पेशली इन द बिजनेस कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मेरे ख्याल में हर लिहाज से खुश आइंदा, और ये रिलेशनशिप एक और लिहाज से अहम है जो थोड़ा मुझे टाइम दे दें कि अभी तुर्की के अगेंस्ट एक फ्रंट खड़ा हो रहा है साइप्रस पे, जो ग्रीक साइप्रस कहलाता है। वहाँ पे भारत, इसराइल, ग्रीस और जो साइप्रस है, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट जो है वो टर्किश साइप्रस कहलाता है, वहाँ पे एक खिचड़ी पकाई जा रही है, और मेरे ख्याल में एक मैसेजिंग भी थी कि पाकिस्तान इसके साथ तुर्की के साथ हमेशा खड़ा है, दैट्स व्हाई आई थिंक दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, अगर वो ब्लॉक बन रहा है तो दूसरी तरफ सर पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया, कतर, ये लोग भी तो मिलके ब्लॉक नया बनाने जा रहे हैं, और उसको कहा जा रहा है कि चीन भी जो है उसकी भी मुकम्मल हमायत, और शायद चीन उसमें शामिल भी हो जाए। तो क्या आप नहीं समझते कि ये जो ब्लॉक है ये उस ब्लॉक से कहीं मजबूत और बेहतर होगा? जी बिल्कुल, इसमें मैसेजिंग होती है। आई डोंट थिंक तुर्की का वैसे भी ड्यूटी को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन आपकी बात ठीक है, जो स्टेप की बात हो रही है सर्बिया, तुर्किया, जो पाकिस्तान, इसमें कतर डेफिनेटली है, और फिर चाइनीज का इनडायरेक्ट इस तरीके से हो रहा है कि ज़्यादा वेपन सिस्टम फिर उनका आएगा रीजन में, और शायद फिर उनको एक स्पेस मिलेगी थ्रू पाकिस्तान। और ये खित्ते के लिए आई थिंक बड़ा ज़रूरी है कि जो दो बड़े आई थिंक डिफेक्टर्स हैं, या आप कह रहे हैं इसराइल एक साइड पे है, वेस्टर्न फ्लैंक पे, भारत इसके ईस्टर्न फ्लैंक पे है, और इन दोनों को मैसेज कम्युनिकेट करना बड़ा जरूरी, एंड देन टू एंटायर वर्ल्ड के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो हम खुद संभालेंगे, और कोई फॉरेन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, और शायद ये स्टेप ही बन जाए, बिकॉज फिर ईरान अगर आ जाता है और नॉर्मलाइज होता है तो फिर आई थिंक दिस बिकम्स अ ह्यूज मार्केट ऑफ तकरीबन ये 50 से 60 करोड़ लोगों का आप कहने एक मार्केट है, एक ब्लॉक होगा, ये ग्रुप होगा फॉर द बेनिफिट ऑफ इंटायर रीजन। अच्छा सर, ब्रिगेडियर साहब, मैं वापस आपसे उसी तरफ आपको लाने की कोशिश करूंगा। जो हम पेट्रोल और गैस की बात कर रहे थे, ईरान पे अगर पाबंदियां ख़त्म होती हैं तो सर आपने खुद जिस तरह से जिक्र किया गैस पाइपलाइन का, तो बहुत से जो माहिर माशियात हैं उनका ये कहना है कि
अगर पाइपलाइन ये शुरू हो जाती है तो जिस तरह से यही नहीं सिर्फ कि इंडिया को भी चाहिए वो भी शामिल हो जाएगा, अगर वो नहीं भी होता तो ये इसी गैस पाइपलाइन ने जब यहाँ से आगे भी जाना है तो आपको रॉयल्टी में ही 6-7 अरब डॉलर सालाना तो सिर्फ इसकी रॉयल्टी ही मिलेगी। और फिर आप जब आपको यहाँ खुद सस्ता पेट्रोल और गैस मिलेगी तो सर इससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा। तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये दोस्ती जो है दोनों मुल्कों की, वो दोनों मुल्कों में बहुत सारी खुशहाली भी लेके आएगी? जी बिल्कुल, अगर इसी आई थिंक इवेंट को ले लें, जो जनाजा जो बात अभी हो रही है सामने है कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन पूरी दुनिया में यूनिक भी थी और कॉम्प्रिहेंसिव थी। और सो एक मैसेज होता है कि पूरा तो आपने आवाम की रिप्रेजेंटेशन भी की है, कुर्बतें बढ़ी हैं, मिसकंसेप्शन खत्म हुई है, और उसमें एक तो डेफिनेटली एनर्जी है, देन इट बूस्ट सिक्योरिटी जितना बात हुई, क्योंकि अगर बलूचिस्तान आपका स्टेबल होता है फिर तो आप देखें कितनी अपॉर्चुनिटी बनती है, इन्वेस्टमेंट भी आएगी। एंड देन ऑफ कोर्स अभी देखें भारत में एक शुरू तो हो गई है बैच, अभी ट्रैक 2 की भी बात हुई है, ट्रैक 1.5 की, उसमें जब बीजेपी के पुराने लीडर शामिल थे, जो सुना है मुलाकातें हुई हैं, तो वहाँ पे भी एक कंटेस्ट चल रहा है। बिकॉज देखिए बनिया बड़ा सियाना है कि वो देख रहा है कि जिस प्रेशर या फिजक्सी में पाकिस्तान चल पड़ा ये तो अभी काबू नहीं आने वाला, तो फायदा उठाए इस चीज़ का। तो ये शायद आई थिंक अगर उधर चलता है तो फिर ये देखें साउथ ईस्ट एशिया बांग्लादेश तक भी जा सकता है। पाकिस्तान। अच्छा सर, आपने 2-3 दफ़ा बलूचिस्तान का जिक्र किया। पहले सर अगर आप BLA की कार्रवाइयाँ देखते थे तो वो यहाँ से कार्रवाई करके ईरान की तरफ भी भाग जाते थे। अब जब वहाँ पे ईरान भी हमारे साथ है और उनके लिए वो रास्ते भी बंद हो गए हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि जहाँ बलूचिस्तान में अमन होगा वहीं ग्वादर की जो तरक्की है वो भी अब अल्लाह की रहमत से लिखी जा चुकी है और ख़ित्ते में ग्वादर जो है एक उससे नई तब्दीली आएगी? बिल्कुल, आई थिंक ग्वादर का एक तो अपना जो डीप सी पोर्ट है, अभी भी इस लड़ाई में आपने देखा है, बिकॉज इट्स आउटसाइड जो टेंशन जोन, तो सारी दुनिया यहाँ पे ऑफलोड की शिप्स और फिर जो है बहुत एक्टिविटी नजर आई। बाकी ये भी सुनने में आ रहा है कि ग्वादर और चाबार को एक सिस्टर पोर्ट डिक्लेयर कर दिए ताकि कंपटीशन की बजाय आप कोऑपरेट करें, और फिर आ जाता है वहाँ जो जोन्स बांधे। अभी कुछ खबरें हैं कि लाइक चाइनीज आर कमिंग इन अ बिग वे, शायद इसमें गल्फ ममालिक भी हैं, ऑयल रिफाइनरी लगनी है वहाँ पे, कुछ प्रोसेसिंग प्लांट्स लग रहे हैं। एंड देन सेंट्रल एशिया, देखिए ईरान ने ऑलरेडी गबद और पाकिस्तान के जरिए आपको रास्ता दे दिया, रह गया सिर्फ अफगानिस्तान। मेरे ख्याल में इन पे भी, क्योंकि अब देखिए बेले का बेस भी तो शिफ्ट हो गया ना, मेनली अफगानिस्तान से ऑपरेट कर, एक स्टेज पे इनको रियलाइज होगा और नहीं होता तो उसका बंदोबस्त किया जाएगा कि जी आप फिर खत्ते में खुद आइसोलेटेड है, पाकिस्तान की जो कनेक्टिविटी है, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसका फायदा उठाएं अफगान अवाम के लिए। तो शायद, और इसमें बहुत ज्यादा फायदा है, अफगानिस्तान अगर इसमें आ जाता है फिर तो आप समझें कि आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन। लेकिन टिल दैट टाइम हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, वील हैव टू फाइट इट आउट, बट डेफिनेटली जो पोटेंशियल था ग्वादर का, दहशतगर्दी जैसे मामला जो है उनको भी कंट्रोल किया जा सकेगा। अगर अमेरिका ईरान के दरमियान मुस्तकिल तौर पर मुआया जाता है तो दीगर जो मामला हैं जो डिले का शिकार भी थे, बहुत सारे ऐसे मंसूबे वो भी बहाल हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें बता रहे थे। अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या बाबर आजम इस बार टेस्ट क्रिकेट में अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगे, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, क्रिकेट के मैदान में कुछ तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। बाबर आजम को एक बार फिर टेस्ट कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। शान मसूद को हटाने की क्या वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि माजी में भी ऐसा होता है कि जब कप्तानों को तब्दील किया जाता है बाज़-औक़ात तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर और बाज़-औक़ात अंदरूनी इख्तलाफात सामने आते हैं। इस सारे मामले पर हम बात करते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं। तौसीफ़ अहमद साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं, बाबर आजम को अब एक दफ़ा फिर टेस्ट कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है, इस बार वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगे? देखिए, ये मुश्किलात काफी पुरानी है और मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरह बाबर को हटाया गया था शायद वो किसी और पोजीशन में होते तो वो ये और जो आपने देखा शुरू में जब उनको हटाया गया था और उसके बाद जिसको भी बनाया गया, जाहिर है वो म्यूजिकल चेयर चली, कभी कोई बनता कभी कोई बनता। तो आई थिंक मेरा ख्याल उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उन्होंने ले लिए, बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब कोई और चॉइस आपके पास नहीं है। शान मसूद का हटाना, यस जाहिर है उनको तो इस बेस पे हटाया, लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ है कि आकिब साहब जो मेरा ख्याल है चीजों के करता धरता है, वो शान मसूद के लिए कोई इतनी कप्तानी के बारे में इतना कोई नहीं बोलता जिस तरह उन्होंने ये बातें की हैं। उनको साथ मिलकर चलती है, हमेशा से होता रहा है ये कि लोग जमा, लेकिन ये आपकी इनसाइट जो
प्रॉब्लम थी काफी अरसे से, वो आपको पूरी टीम को इस लहर तक लेके आ गई हैं। तो मेरा ख्याल है गुड लक ही कहेंगे। सर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शान मसूद ने 16 मैच खेले, 4 मैच जीते, 12 मैच हारे, तो क्या इस सारी हार का जिम्मेदार सिर्फ कप्तान ही है? क्या अगर ये इतनी गलत सिलेक्शन थी तो सिलेक्शन कमेटी या दूसरी मैनेजमेंट इस मामले में बिल्कुल बरियुज़्ज़ुमा है? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। पता है इस वक्त माहौल कुछ अजीब है। टाइम से लेके 2-3 सीनियर प्लेयर ऐसे होते हैं जो अब मशवरा देते हैं क्या है आपने चेंज सही नहीं की है। ये बातें करने की इस वक्त नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल आपने सही जो है वो किया है कि भाई सिर्फ वो नहीं होता, आप उसको सही या तो उसी की चल रही हो टीम बनाने में। मेरे हिसाब से तो टीम बना बैठे हैं जो लोग, वो उनका अपना किरदार है, लेकिन अंदर जो लोग मौजूद होते हैं हमारे टाइम से लेके, अगर एक बहुत बड़ा प्लेयर था उसके साथ उनसे मशवरा करते थे, बात करते थे। ये तो हम बारीकियां देख रहे हैं। इसी तरह इन्होंने जो है बाबर को हटाया जब इनका हशर नशर हो गया और जाहिर है ग्रुप बन गया। उसके बाद अभी आगे बहुत कम होगा कि बोले, लेकिन नकवी साहब को अब देखना ही पड़ेगा कि आखिर ये है क्या सिलसिला। ठीक तो आसिफ साहब ये बताइएगा, ये जो कप्तानी के फैसले लिए जाते हैं क्या समझते हैं, किस पॉलिसी के तहत ये फैसले लिए जाते हैं या फिर हालात देखकर इस किस्म के फैसले सामने आते हैं? क्योंकि पहले कहा गया कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेले बगैर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, फिर बाबर आजम को बगैर डोमेस्टिक खेले टेस्ट कप्तान बना दिया गया। तो फिर क्या लगता है आपको, ये तो फिर खुला तजाद हुआ? वो यही तो कह रहा है ना। देखिए, एक चीज को आप रोएंगे, यही आकिब साहब थे जो इनके लिए कहते थे कि जी मैं मतलब उनके खिलाफ ही बात करते थे बाबर आजम के लिए। यही माइक हैसन थे जिन्होंने टीम में रह के उनको कहा नहीं उनकी ये जगह नहीं, वो नहीं जगह, वो नहीं जगह। तो मतलब बड़ी अजीब सी बात नजर आती है। और माइक हैसन ही कहते थे मैं इनको जो है वो फर्स्ट क्लास नहीं खेलने दूंगा, वो ये खेलेंगे, सीजन खेलेंगे, ये वो जो भी पाकिस्तान टीम के था। अरे भाई, एक दिन में अभी दोनों में, आकिब जावेद में और माइक हैसन में एक तरह से जो है आप कहें कि वो आपस में वो नहीं है कि इसलिए आए। माइक हैसन ने तो कहा नहीं खेलेगा फर्स्ट क्लास, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। आप फर्स्ट क्लास का अभी तो बहुत से रफ्फड़ पड़ने हैं, मैं आपको बता दूं। उसकी वजह यह है कि आप देखिए ये 2020 है, इस वक्त 2020 का रिवाज बहुत है और इस वक्त हर प्लेयर को जो है ना बड़ी अमाउंट के साथ लिया जाता है। अगर आपने उनको नहीं लिया, बाबर को नहीं लिया, मुझे को 2 आदमियों पर तो तलवारें मुझे दिखाई दे रही है ना कि अगर ये जो बातें कर रहे हैं उसमें तलवारें तो जो है बाबर पे और रिजवान पे गिरने वाली नजर आ रही है, इसलिए कि वो अलग टीम बनाएंगे। अरे यार भाई, कोई दिमाग से सोचो, क्या दूसरा फॉर्मेट वाला क्या 20 नहीं खेल सकता? हाँ, वो उस तरह खेलेगा तो हम उसे मानेंगे ना। दुनिया में ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। अच्छा तौसीफ भाई, ये फरमाइएगा कि क्या आप 2 चीज़ों आपसे जाननी चाहता हूँ मैं। एक तो ये कि क्या आप समझते हैं कि बाबर आजम अब कप्तान बन के अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और बतौर कप्तान भी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी? क्योंकि तौसीफ साहब मेरा भी सवाल ऐड कर लें, क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक आरा पाई जा रही है कि उनको टेस्ट कप्तान नहीं बनना चाहिए था, बड़ी मुश्किल से वो दोबारा फॉर्म में आए थे, तो अब उनको नहीं कप्तानी कबूल करनी चाहिए थी, ये भी कहा जा रहा है। इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, एक तो चॉइस कोई नहीं थी ऐसी। जाहिर है कि शान मसूद के ऊपर जो चीज है वो सबको नजर आ रही है कि 16 मैच में से 12 या 14 हार गए मैच वो। और देखिए, ये भी एक ज्यादती है थोड़ी कि आप जो है ना, ठीक है तो आपने हटाना तो थोड़ा। अब बाबर को तो मजबूरी में इन्होंने लिया। हालांकि देखिए, अगर सच पूछते हैं और एक आदमी को इस तरह आपने हटाया था और वो दोबारा उसने ले ली, बड़ी बात है। और वजूहात क्या थी सबको पता है। वजूहात ये थी कि आपस में कुछ रिफ्ट थे ऐसे कप्तानी पे, इस पे उस पे, जो पिछले चेयरमैन थे, तो वो फिर उनको मेरा ख्याल है कि जबरन ही हटा दिया गया। और फिर वो जाहिर है अब इस वक्त पोजीशन ऐसी है कि आपके पास कोई चॉइसेस नहीं है, जैसे मैंने कहा। तो इसलिए आप बाबर देखें, आपका प्लेयर तो ग्रेट प्लेयर है, वो तो नजर आता है हमें। हाँ, हालांकि हमारे जो लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें माइक हैसन है और आकिब जावेद साहब हैं बैठे हुए हैं, वो हालांकि इनको पसंद नहीं करते कि भाई वो इस टाइप के प्लेयर नहीं है। कई बार उन्होंने उसको कह दिया, लेकिन टेस्ट में तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वनडे में भी परफॉर्मेंस अच्छी है।
आई होप, मुझे उम्मीद, देखिए ये टीमें जब होती है ना तो ये कंबाइंड एफर्ट होते हैं। हमारे टाइम में भी सर वो तो टॉप क्लास प्लेयर थे, वहाँ पे ये तो प्लेयर ही कोई नहीं है उस हिसाब से। हमारे टाइम में इतने बड़े बड़े प्लेयर होते थे, तो उसके बाद कप्तान साहब के अलावा भी जो है मुदस्सिर नजर हुए, जावेद मियांदाद हुए, मोहसिन खान हुए, और कई ऐसे सीनियर प्लेयर थे जो उनको गाए बगाए जो है ना वो उनकी मदद करते थे कप्तानी में। मगर यहाँ मुझे वो चीज नजर नहीं आई, इसलिए सीनियर कोई है नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान और तुर्किया अपनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी से कैसे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान और तुर्किया ने दो तरफा तिजारत के लिए 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने के अज़्म का इरादा किया है, और ये कहा जा रहा है कि पाक तुर्किया बाहमी तिजारत से पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। इस मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक, माहिर मुआशियात, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि अब ये जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने के अज़्म का इरादा किया गया दो तरफा तिजारत को, किस तरह से मुआशी लिहाज से हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं? बहुत शुक्रिया। जंग के बाद अब ये फैसला किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा तिजारत पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया और कतर भी इसमें, कुवैत भी, और आप देखिएगा सऊदी अरेबिया, और फिर ये मिलकर जैसी पाबंदियाँ और नरम होंगी, ईरान के ज़रिए भी ये रास्ता जो हमारा पुराना RCD होता था उसको बेहतर करेंगे। पाकिस्तान इससे बहुत फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले आपको याद होगा कि ईरान के वफ्द ने भी पाकिस्तान के जो हमारी फेडरेशन थी उसके साथ कराची में 10 बिलियन का एक MOU किया, मगर फिर जंग शुरू हो गई। तो अब ये आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तजारती तल्लुकात बढ़ेंगे, और पाकिस्तान को अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया हो, रेलवे को और दूसरी चीज़ों को, तो बहुत फ़ायदा होता। जैसे हम तेल भी ले सकते थे ईरान से और मिल भी जाएगा, मगर हमारी रिफाइनरीज को अपग्रेड नहीं किया गया कि वो उस तरह की चीज़ों को हैंडल कर सकें, और ईरान की अभी रिफाइनरीज भी काफ़ी नुकसान के बाद इस पोजीशन में नहीं है कि हमें फाइनल जो रिफाइंड पेट्रोल है दे सकें और फ्यूल प्रोडक्ट्स दे सकें। मगर ये मसाइल भी जल्द हल हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि फिर ये तुर्किया के साथ और पुराना जो हमारा ईरान के साथ और फिर वहाँ से तुर्किया के साथ एक रास्ता और एक तंजीम बनी थी RCD, बल्कि उसके तहत एक एयरलाइन भी वजूद में आई थी, और अब ये दोबारा से इसका रिवाइवल होगा। डॉक्टर साहब, दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। एक, जैसे कि आपने तेल का जिक्र किया, तो सर इसमें ख़बरें तो ये भी हैं कि एक तो सऊदी अरब जो है वो ग्वादर में जो ऑयल रिफाइनरी लगाने में इंटरेस्टेड है, उसमें कहा जा रहा है कि ईरानी तेल भी रिफाइन हो सकेगा। दूसरा, ईरान की तरफ से भी इस तरह की कोई पेशकश की गई है कि पाबंदियाँ ख़त्म होने की सूरत में वो पाकिस्तान में एक रिफाइनरी लगा सकता है। एक तो ये चीज़, और दूसरा सर अली परवेज़ मलिक साहब जो कि वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम हैं, उन्होंने कहा कि तेल और गैस की तलाश के लिए 178 फाल लाइसेंसेस जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं। तो सर ये दोनों चीज़ें अगर मिला के देखें तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को, मुझे, आपको, आम पाकिस्तानी को ये खुशखबरी जल्द मिल सकती है कि पाकिस्तान में भी तेल और गैस सस्ती होगी? यकीनी तौर पर देखिए, गैस का तो कोई बड़ा मसला नहीं है, वो तो ईरानी अपनी साइड से, जब ईरान, पाकिस्तान और इंडिया शुरू में IPI के नाम से बनी थी और फिर इंडिया ने बाद में अमेरिका के प्रेशर में वो ख़त्म कर दिया, तो ईरान तो हमारे बॉर्डर तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ले आया, आगे हमने ही सिर्फ ज्वाइन करना था, और वो बड़ी आसानी से हो सकती है। तो गैस में तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये तो आप समझिए कि अगले साल के शुरू में ही हम उनसे पाइपलाइन के ज़रिए गैस का हमें मसला हल हो जाएगा, और वो बहुत सस्ती भी होगी और हमारी ज़रूरियात को भी आने वाले सालों में पूरा करेंगी। और दूसरी तरफ जहाँ तक इसकी रिफाइनरीज का मामला है, ये भी इन्वेस्टमेंट जो है बहुत पहले भी ये बात हुई थी कि सऊदी अरेबिया वहाँ शुरू करेगा, मगर बाद में ये जंगी हालात की वजह से उसमें तातुल हुआ, मगर वो भी अनकरीब शुरू होगा। और ईरान के लिए तो मुश्किल नहीं है कि वो हमारी ऐसी जगहों पे भी रिफाइनरी कर सके जहाँ से हम बराह रास्त फिर पाइप के ज़रिए
क्योंकि उनकी तो हमारी इलाकाई सरहदें भी ऐसी हैं कि हम पाइप के ज़रिए भी ला सकते हैं पैटर्न, और उसमें हमें बहुत सी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बचेगी। तो जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में किया था कि ये जो सिलसिला आखिरी क्वार्टर इस साल से शुरू होगा, तो अगले साल के हम मिड तक देखेंगे कि पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाएंगी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी ट्रेड भी बढ़ाने में कामयाब होगा, और इंशाल्लाह ताला फिर हम तरक्की की राह पर निकलेंगे। तो आएगी। मुझे इस बारे में बताइएगा कि सऊदी अरब, पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम, पाकिस्तान इन्वेस्टर्स फोरम और दीगर पाकिस्तानी बिजनेस और इन्वेस्टर फोरम्स ने एक याददाश्त के तहत मुश्तरका तौर पर मिलकर काम करने के हवाले से जो है एक मुआहदा किया है। इस बारे में बताइएगा, इससे पाकिस्तान मुआशी लिहाज से किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है? जी, यकीनी तौर पर मैं पहले कह रहा था कि असल काम तो प्राइवेट सेक्टर में दोनों तरफ से जब वादात होते हैं करना तो उन्होंने होता है। गवर्नमेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी चीज़ों में फैसिलिटेट ही कर सकती है, और ये ऐसा वादा जो था वो हमारी फेडरेशन जो थी ट्रेड की सबसे बड़ी और इंडस्ट्री की जो कराची में है, उनके साथ बराह रास्त रानी जो थे वो आकर मिले थे, और बातचीत हो की गई थी, मगर जैसे जंग की वजह से हुआ। अब भी ये दो तरफा तल्लुकात, चाहे हम चीन के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाएं, ईरान से या तुर्किया के साथ, तो वो उस पर प्राइवेट सेक्टर ही आगे आएगा। गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली उसमें आपकी मदद कर सकती है कि दोनों तरफ के और अपने यहाँ हालात ठीक करें, क्योंकि अभी भी मुझे शक है कि जो हमारी टैक्स की इस दफ़ा भी शरह है वो बहुत हाई है, जबकि इस इलाके में बाकी जगह टैक्स की जो कंपनियों की शरह बहुत कम हो चुकी है, और बिला वजह अभी IMF के दबाव में हमने सुपर टैक्स को ख़त्म नहीं किया है। तो अगर हम अपने टैक्स की ज़रा बेहतर कर लें, वसील बुनियाद कर लें और टैक्स रेट कम कर दें, तो फिर तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है। एक बड़ी वजह जहाँ इन्वेस्टमेंट ना आने की ये भी है कि FBR ने बिला वजह अपनी नालायकी से और अपनी बुरी कारकर्दगी से पूरी लोगों से टैक्स लिए चले जा रहे हैं जो टैक्स दे रहे हैं, और इतना पैसा बाहर से लेने के बावजूद भी अपनी जो बेस है, जिसे हम कह सकते हैं बुनियाद को वसी नहीं कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि हालिया दिनों में सोने की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। यकदम सोना काफ़ी सस्ता हो गया, फिर एकदम से इसकी कीमतों में दोबारा बड़ा इजाफा हो गया। तो आप क्या देखते हैं, तेज़ी से ये कीमतों की कमी बेशी की वजूहात क्या हैं? देखिए, सोने का मसला ये है कि अब स्पेकुलेशन तो इसमें होती है, मगर एक बहुत बड़ी वजह ये है कि डॉलर के मुकाबले में अब कुछ चाइना ने बहुत ज़्यादा सोना हासिल करना शुरू किया है, क्योंकि ये जो कागजी ज़खायर होते हैं, ये तो एक उनकी गेम थी कि वो बजाय सोने को स्टैंडर्ड रखने के, फिर उन्होंने कागजी जो मनी थी उसको आगे ले आए। रिजर्व बैंक जो था अमेरिका का, उसने ये शुरू किया। अब ये जो बहुत ज़्यादा जब चाइना इसको खरीद रहा होता है, डिमांड एकदम से सप्लाई में फ़र्क आता है तो कीमत ऊपर जाती है। बहुत कम लोगों को ये अंदाज़ा है कि चाइना अब बहुत बड़े ज़खायर हासिल कर रहा है सोने के, और फिर ये जो वर्ल्ड की मार्केट है इसमें ये तवज्जो जंग की वजह से भी होते हैं। जब लोग देखते हैं कि अनसर्टिनिटी है और हालात ऐसे हैं, तो लोग चाहते हैं कि हम उसमें सोना खरीद के उस फल में रख लें। और जाहिर है जब फिर आप किसी 1-2 हफ्ते में देखते हैं कि डिमांड जो है वो कम रह गई या सप्लाई ज़्यादा है, तो फिर कीमतें नीचे आ जाती है, मगर इसका कोई ख़ास इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उस पर असर नहीं पड़ता। ये तो वो लोगों के पास ज़्यादा अनटैक्स पैसा होता है जिससे वो ये चीज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ CPEC के हवाले से और जो गैर मुल्की फाइनेंसिंग के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, वहाँ एक खबर ये भी मिली है कि जो कराची से पेशावर तक CPEC में एक मंसूबा शामिल था, रेलवे लाइन का ML1 जिसे कहा जा रहा था, ये खबर आई है कि वो अब CPEC में शामिल नहीं रहा, बल्कि उस पर चीन के साथ फाइनेंसिंग की डील मुकम्मल नहीं हो सकी। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये मामला तय ना होना, ML1 का इस तरह से रुक जाना, आप क्या समझते हैं इससे माशी तौर पे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, ये तो बहुत पहले से मैं लिख भी रहा था और बात भी कर रहा था कि हमें पहले तो सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक करना चाहिए था। उस वक्त ये 2 बिलियन के अंदर ना सिर्फ पेशावर बल्कि आप देखिए कराची से पेशावर तक की रोड ML2 भी बन जाती, मगर अब वो चूँकि बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो चाइना के साथ जब बात नहीं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान ने अब रब्ता किया है, और इसमें बहुत बड़ी खराबी जो थी वो IMF ने भी पैदा की, ये कह कर के चूँकि आपके पास रिजर्व नहीं है और आप हमसे पैसे लेकर चाइना को देते हैं, इस तरह की
फजूल बातें भी उन्होंने शुरू की थी। अब तो पाकिस्तान के रिजर्व भी बेहतर हो गए हैं और उम्मीद है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से इसको फंड मिल जाएगा और इसको कोई और ताख़ीर किए बगैर अभी भी हमने बहुत वक्त ज़ाया किया है। आपने ये बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है कि ML1 तो जब नहीं होगी तो गवादर पे सिर्फ चीज़ें उतारना तो मसला नहीं है, उनको नीचे ला कर फिर आपने सेंट्रल एशिया तक भी और फिर आगे यूरोप तक भी लेके जाना है। कुछ चीन जो है वो तो जाहिर है कि अपने लिए उनको कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता चीज़ों का, मगर हमने तो ये देखना है कि क्या हम इसको ईरान के रास्ते भी, जो हमने पिछली दफ़ा जिक्र किया था कि चूँकि अब अफगानिस्तान का रास्ता बंद है तो ईरान के रास्ते से अगर ये ग्वादर से ऊपर हम लेकर जाएं तो इससे पोर्ट को भी बहुत जल्दी जो है वो तरक्की मिलेगी। अब ये सारा डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने आगे ये बहुत खराबियां पैदा की हैं और ML1 जब बन जानी चाहिए थी शुरू में, उस वक्त चाइना हमें बहुत सस्ता लोन भी देने को तैयार था और अब हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से उससे डबल कीमत पे लेने को तैयार हैं। तो इसमें बिल्कुल अच्छी तरफ हमें सोच समझ कर इसको बहुत जल्द शुरू करना चाहिए और इंशाल्लाह अगर ये ML1 और ML2 हम बना लेते हैं तो फिर हमारे लिए गवादर को पोर्ट को चलाना और फिर इसका बहुत अच्छा असर कराची और बिन कासम पर भी होगा, क्योंकि जब लाहौर तक की ट्रेन और फिर यहाँ से पेशावर जाएगी तो ज़्यादा माल की जो नकल हमल होती है इम्पोर्ट के बड़े माल की वो रेल के ज़रिए आज दुनिया में होती है, ये ट्रकों के ज़रिए नहीं हो सकती है क्योंकि ट्रेन ही इसको जो है वो कैटर कर सकती हैं। तो हमें भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप हमारे साथ हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त।